23 जून 1985 एयर इंडिया की फ्लाइट 182 अचानक रडार से गायब हो जाती है। जांच पड़ताल में पता चलता है कि जब प्लेन पैसिफिक ओशन के ऊपर से 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था तो उस समय उसमें ब्लास्ट हुआ, जिसमें सभी 329 लोग मारे जा चुके हैं। अब प्लेन का यूं अचानक से ब्लास्ट हो जाना आम बात नहीं थी और यह पता चलने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि बब्बर खालसा टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा की गई बम्बिंग की एक साजिश थी। लेकिन प्लेन में बम प्लान करना एक नामुमकिन सा टास्क है। क्या हुआ एयर इंडिया फ्लाइट 182 के साथ और क्यों 329 मासूम लोग अचानक से मौत के मुंह में समा गए? मानव इतिहास की शर्मनाक और दर्दनाक हादसे के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, इस बम ब्लास्ट को प्लान करने की कहानी 1970 से शुरू होती है, जब तलविंदर सिंह परमार नाम का एक आदमी इंडिया से वैंकूवर जाता है और वहाँ बब्बर खालसा ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद पंजाब स्टेट को खालिस्तान देश बनाना और इंडिया गवर्नमेंट से ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना था। बम इंस्टॉल करने से 1 साल पहले तलविंदर सिंह परमार वैंकूवर में इंद्रजीत सिंह से मिलता है, जो पेशे से मैकेनिक था, लेकिन इसके साथ साथ ही बम बनाने की नॉलेज भी रखता था। परमार इंद्रजीत को बम बनाने के लिए कहता है। अब क्योंकि इंद्रजीत भी बब्बर खालसा में एक्टिविस्ट था तो वह इस काम के लिए तुरंत हामी भर देता है। इसके बाद परमार को एक ऐसी आदमी की तलाश थी जो फ्लाइट में बम प्लांट कर सके। इसके लिए वह एक फ्रेंच कैनेडियन क्रिमिनल को कांटेक्ट करके उसे बम लगाने के लिए 20 लाख कैनेडियन डॉलर ऑफर करता है, लेकिन वो आदमी रिस्क को देखते हुए परमार की ऑफर ठुकरा देता है। इसके बाद परमार यह काम दूसरे आदमी को सौंप देता है। हालांकि यह आदमी कौन था यह आज तक पहेली बनी हुई है। समय बीतता है और साल 1985 आ जाता है। इंडियन गवर्नमेंट इंटेल से मिली जानकारी के आधार पर कैनेडियन गवर्नमेंट को टेररिस्ट अटैक के लिए वारंट करती है। इसके बाद कैनेडियन पुलिस तलविंदर सिंह के हर मोमेंट पर नजर रखने लगती है। इस बीच दूसरी तरफ इंद्रजीत बम कंपोनेंट बना रहा होता है। इसके लिए वह कोलंबिया से कार की बैटरी और एक 12 वोल्ट की लैट्रम बैटरी खरीदता है और उन्हें डायनामाइट के साथ इंस्टॉल कर देता है। इसके बाद इंद्रजीत अपना कुछ समय जंगल में बिताता है क्योंकि वहाँ पर उसे अपना बम टेस्ट करना था। सही मौका देखकर वो बम की टेस्टिंग करता है, जिसमें उसे कामयाबी मिलती है। यानी बम बनकर अब तैयार था और अब समय था उसे फ्लाइट में इंस्टॉल करने का। इसके लिए सबसे पहले 20 जून 1985 को वैंकूवर से 2 अलग अलग फ्लाइट बुक की जाती है। पहली फ्लाइट जो वैंकूवर से टोरंटो, टोरंटो से लंदन और लंदन से दिल्ली आने वाली थी, और दूसरी जो वैंकूवर से टोक्यो, टोक्यो से वाया बैंकॉक दिल्ली आने वाली थी। इन दोनों फ्लाइट को अलग अलग नाम से बुक किया जाता है। 23 जून को सबसे पहले वैंकूवर से कैनेडियन पैसिफिक फ्लाइट 003 टोक्यो के लिए बुक की जाती है, जो टोक्यो में मौजूद एयर इंडिया की फ्लाइट 301 की कनेक्टिंग फ्लाइट थी। इसी समय दूसरी बुकिंग कैनेडियन पैसिफिक फ्लाइट 083 में की जाती है, जो वैंकूवर से टोरंटो जाने वाली थी। इस फ्लाइट में जो बम को भेजा गया था यह टोरंटो से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया फ्लाइट 181 में ट्रांसफर होना था। टोरंटो के बाद इसका नेक्स्ट स्टॉप था लंदन, जहाँ पर यह फ्लाइट 182 के नाम से दिल्ली के लिए टेक ऑफ होने वाली थी। इस फ्लाइट में बम लगाने वाले व्यक्ति के लिए मिस्टर मोबिंदर बल सिंह के नाम से बिजनेस क्लास में टिकट बुक की जाती है। यह बुकिंग एक्चुअल में किसने करवाई थी यह आज तक कोई नहीं जानता। हाँ, लेकिन जिस ट्रैवल एजेंसी के द्वारा करवाई गई थी पूछताछ के दौरान उससे पता चल गया था, लेकिन उसे भी एक्चुअल आइडेंटिटी मालूम नहीं थी। खैर, प्लान के अनुसार 22 जून 1985 के दिन मिस्टर एम सिंह वैंकूवर एयरपोर्ट पहुंचता है, जहाँ यह स्टाफ से उसे अपना लगेज चेक करने के लिए कहता है। क्योंकि इस दिन शनिवार था और एयरपोर्ट बहुत बिजी था, इसलिए मिस्टर एम सिंह का टिकट कंफर्म नहीं था, जिसका मतलब यह हुआ कि उन्हें तभी फ्लाइट में जाने दिया जा सकता था अगर कोई सीट खाली होती। हालांकि उसके पास दूसरी फ्लाइट में शिफ्ट होने का ऑप्शन था, लेकिन इसके लिए मिस्टर एम सिंह तैयार नहीं होता। कारण साफ था, क्योंकि सिर्फ यही फ्लाइट थी जो इंडिया के लिए आने वाली एयर इंडिया फ्लाइट 182 से कनेक्टेड थी। लगेज चेक इन ना करने पर एम सिंह टिकट काउंटर पर मौजूद एयर इंडिया के एम्प्लॉय जेनी एडम से खूब बहस करता है और उन्हें कोर्ट में घसीटने की धमकी भी देता है, जिसके बाद जेनी थोड़ी डर जाती है और क्योंकि यह बिजनेस क्लास के क्लाइंट थे तो उनका लगेज चेक इन कर लेती है। जब सामान को कार्गो बस द्वारा एरोप्लेन में रखा जाता है तब उसकी एक्सरे मशीन से चेकिंग होनी चाहिए थी, लेकिन इत्तेफाक से वैंकूवर एयरपोर्ट में तब कोई एक्सरे मशीन नहीं थी, इसलिए सामान को सीधा एरोप्लेन में लोड किया जाता है और इसके बाद फ्लाइट टोरंटो के लिए निकल पड़ती है। अब जैसे ही मिस्टर एम सिंह का लगेज फ्लाइट में लोड हो जाता है और फ्लाइट टोरंटो के लिए रवाना हो जाती है, मिस्टर एम सिंह एयरपोर्ट से बाहर निकल जाता है और उसके बाद फिर उस आदमी को दोबारा कभी भी नहीं देखा गया। कैनेडियन पैसिफिक फ्लाइट 086 लंबी और नॉन स्टॉप थी। यह शाम की 4:22 पर टोरंटो पहुंचती है। यहाँ पर इसमें मौजूद लगेज को इसकी दूसरी कनेक्टिंग फ्लाइट एयर इंडिया फ्लाइट 181 में ट्रांसफर किया जाता है। इसी लगेज में मिस्टर एम सिंह का बैग भी था, जिसमें बॉम्ब प्लांट किया गया था। दूसरी फ्लाइट में सामान शिफ्ट करने से पहले टोरंटो में सारे लगेज की स्कैनिंग की जाती है, लेकिन यहाँ पर एक और इत्तेफाक होता है और वह यह है कि
उस दिन 4 बजे के बाद उनकी एक्सरे मशीन अचानक से खराब हो जाती है। अब इसकी वजह से लगेज को दूसरी स्कैनिंग डिवाइस पोर्टेबल PTD4 एक्सप्लोजिव स्कैनर में स्कैन किया जाता है। जब मिस्टर यम सिंह का लगेज स्कैन हो रहा था तो उस समय स्कैनिंग डिवाइस में एक छोटा सा बीप साउंड आती है, मगर क्योंकि वहाँ पर मौजूद वर्कर को इस बीप के साउंड का मतलब नहीं समझाया गया था, इसलिए वो इसे इग्नोर कर देता है और लगेज को सीधा फ्लाइट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस फ्लाइट में जो लगेज कैनेडियन पैसिफिक फ्लाइट से आया था उसे एयर इंडिया फ्लाइट 181 के आगे वाले हिस्से में लेफ्ट साइड की ओर स्टोर किया जाता है और यहाँ से यह फ्लाइट मॉन्ट्रियल के लिए टेक ऑफ करती है, जो अराउंड 9 PM को अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है। यहाँ पर एयर इंडिया फ्लाइट 182 एम्पेरियर कनिष्क बन जाती है। यहाँ से फ्लाइट अपना आखिरी टेक ऑफ करीब 10 बजे करती है और दिल्ली के लिए निकल जाती है। इस समय प्लेन में 307 पैसेंजर, 22 क्रू मेंबर और 2 पायलट हंस सिंह नरेंद्र और कैप्टन सत्यविंदर सिंह बीदर थे। उन्हीं के साथ फ्लाइट इंजीनियर दारादू मासिया भी मौजूद थे। इसी दौरान दूसरा बैग वैंकूवर से टोक्यो के लिए जयवंत सिंह के नाम से चेक इन हुआ था। वो टोक्यो के नरिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचने के बाद इसे फिर से एयर इंडिया फ्लाइट 301 में चेक इन होना था, लेकिन चेक इन होने से पहले ही लगेज में रखा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और धमाके में उन 2 वर्कर्स की जान चली जाती है जो वहाँ पर लगेज हैंडल कर रहे थे। दोस्तों, टोक्यो में जब यह हादसा हुआ तब एयर इंडिया फ्लाइट 182 दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी थी और उन्हें इस हादसे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आयरलैंड के लोकल टाइम के हिसाब से सुबह 8:09 पर शेनन एयरपोर्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल से फ्लाइट 182 के क्रू के साथ आखिरी कॉन्वर्सेशन होता है, मगर इसके बाद फ्लाइट के साथ उनका कनेक्शन एकदम से टूट जाता है क्योंकि प्लेन में प्लान किया गया बम ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन फ्लाइट में ब्लास्ट हुआ है यह ATC को पता नहीं था। उन्हें लगता है कि शायद फ्लाइट रडार से बाहर चली गई है, इसलिए काफ़ी देर तक बार बार एयर इंडिया के क्रू के साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब लंबे समय तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और रडार भी फ्लाइट को खोजने में फेल हो जाता है, तब वो एक शिप को पैसिफिक ओशन में उसी लोकेशन पर भेज देते हैं जहाँ आखिरी बार उनसे बात हुई थी। जब शिप इस लोकेशन पर पहुंचता है तो उसे पानी में जहाज का मलबा और लोगों की तैरती डेड बॉडीज, खिलौने और कपड़े वगैरह वगैरह दिखाई देते हैं। इसके बाद रेस्क्यू का काम शुरू होता है और टोटल 329 लोगों में से सिर्फ 142 डेड बॉडी ही समुद्र से बाहर निकल पाती है। बाकी डेड बॉडीज कहाँ गई किसी को कुछ भी नहीं पता। प्लेन का मलबा देखकर यह तो जाहिर था कि इसमें कोई बड़ा विस्फोट हुआ है, लेकिन यह विस्फोट एक बम से हुआ है, इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता। प्लेन के साथ 31,000 फीट की ऊंचाई पर क्या हुआ और इसका पता कैसे लगाया जाए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स इसके बारे में सोचकर परेशान होते हैं। लेकिन फिर एक रिकॉर्डिंग सामने आती है जो फ्रीक्वेंसी के द्वारा पिकअप की गई थी। इस रिकॉर्डिंग में थोड़ा बहुत ब्लास्ट जैसा साउंड रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन क्योंकि नॉइज बहुत ज़्यादा था इससे यह क्लियर नहीं हो पा रहा था कि ब्लास्ट हुआ है या नहीं। इसके अलावा जो डेड बॉडी समुद्र से निकली गई थी उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है ताकि सही अंदाजा लगाया जा सके कि उनके साथ क्या हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर बताते हैं कि इनमें से ज़्यादातर लोगों की मौत 31,000 फीट की हाइट पर ही हो गई थी और क्योंकि कुछ लोगों की हड्डियां पूरी तरह से टूट चुकी थी तो इससे साफ जाहिर होता था कि प्लेन में ही कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट हो चुका होगा। अब एक्चुअली इस प्लेन के साथ क्या हुआ था यह सिर्फ ब्लैक बॉक्स ही बता सकता था, जो मलबे के साथ समुद्र के अंदर 500 फीट की गहराई में दफन हो चुका था। हालांकि 26 जून को इस ब्लैक बॉक्स से समुद्र से बाहर निकाला जाता है और जांच एजेंसी द्वारा बॉक्स में मौजूद रिकॉर्डिंग और कॉन्वर्सेशन को डिकोड करके यह पता चलता है कि ब्लास्ट से कुछ समय पहले तक फ्लाइट में सब कुछ नॉर्मल था। यानी अभी तक जितने भी सबूत इन्वेस्टिगेशन टीम को मिले थे उनमें 2 ही कंक्लूजन निकल रहे थे। पहला तो यह कि प्लेन में किसी मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से ब्लास्ट हुआ होगा और दूसरा यह हो सकता है कि प्लेन में बॉम्ब प्लांट किया गया हो। कुछ समय बाद मैकेनिकल फॉल्ट का कोई भी प्रूफ ना मिलने की वजह से यह कंफर्म हो जाता है कि एयर इंडिया फ्लाइट 182 में हुए ब्लास्ट का कारण बम ही था। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स एयर इंडिया फ्लाइट 182 के बॉम्ब ब्लास्ट को टोक्यो में हुए बॉम्ब ब्लास्ट से लिंक करके देखते हैं और दोनों हादसों में कई सारे समानताएं मिलने के बाद पुलिस द्वारा तलविंदर सिंह परमार के घर पर रेड मारी जाती है, लेकिन तब तक वह वहां से भाग चुका था। कुछ समय बाद यह किसी तरह से बचते बचाते इंडिया वापस आ जाता है, जहाँ 1992 में एक शूटआउट के दौरान पंजाब पुलिस उसे मार देती है। अब रहा गया इंद्रजीत जिसने बम बनाया था, वह भी भागकर यूनाइटेड किंगडम चला जाता है, लेकिन कुछ समय बाद इसको भी हिरासत में ले लिया जाता है और कैनेडियन अथॉरिटी इसे 10 साल की सजा सुनाती है। इसके बाद साल 2001 के दौरान इंडिया में इंद्रजीत के ऊपर मर्डर चार्ज लगाए जाते हैं और उसे 15 साल की जेल होती है, लेकिन 2016 में वो किसी तरह से फ्री हो जाता है। अब लोगों की माने तो इसे आज भी उसके इस बात पर पछतावा नहीं है। वैसे इस हादसे के लिए कनाडा में और कई लोगों को अरेस्ट किया जाता है, लेकिन कोई खास सबूत ना होने के कारण पुलिस को उन्हें रिहा करना पड़ता है। अब इस पूरे इंसिडेंट को आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? कनाडा सरकार को, जिन्होंने भारत की वार्निंग के बाद भी सिक्योरिटी पर ध्यान नहीं दिया,
या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी को, जिन्होंने सही तरीके से लगेज चेक इन नहीं किया। आपकी इस घटना पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सहयोग के लिए हम सदैव आपके आभारी हैं। जय हिंद।